हेलो स्टूडेंट्स, आपका दिलीप बायोलॉजी ओलंपियाड में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए कक्षा 12 से बायोलॉजी पहले चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि हर साल एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, आवृत बीजियों में लैंगिक जनन के आधार हैं, यानी कि पुष्प वाले पौधों में जो लैंगिक जनन है वो उसका आधार क्या है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं पुष्प, बीज, फल, भ्रूणकोश। तो आवृत बीजों में जो लैंगिक जनन का आधार है वो आधार पुष्प होता है, यानी फ्लावर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुष्पों में स्त्री केसर के जायांग संतत किन जनन अंगों को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें ऑप्शन है नर जनन अंग, मादा जनन अंग, परागकण, बीज। तो जो स्त्री केसर होता है वो मादा जनन अंग से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, परागकण विकसित होते हैं किसमें, लघु बीजाणुधानी में कि गुरु बीजाणुधानी में कि दोनों में कि इनमें से कोई नहीं। तो जो परागकण विकसित होते हैं वो होते हैं लघु बीजाणुधानी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है। भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है, पराग नलिका से, लघु बीजाणु से, गुरु बीजाणु से या लघु बीजाणुधानी से। तो जो भ्रूण कोश होता है इसकी उत्पत्ति जो होती है ये गुरु बीजाणु से होती है, यानी मेगा स्पोर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, परागकण किस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। परागकण यानी मादा युग्मक जनन का कि नर युग्मक जनन कि दोनों का कि इनमें से कोई नहीं। तो जो परागकण होता है वो नर युग्मक जनन का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 6, जनन छिद्र परागकण के किस भित्ति में पाया जाता है। जो परागकण होते हैं इसमें 2 लेयर होते हैं। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि जो जर्म पोर होता है इनमें कौन सी लेयर में होता है। तो जो परागकण होता है ये बाह्य भित्ति में होता है, इनमें नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, परागकण की बाह्य भित्ति किसकी बनी होती है। यानी जो परागकण होते हैं इसमें जो 2 भित्तियां होती हैं, इसकी जो बाह्य लेयर होता है वो किसका बना होता है। तो जो बाह्य लेयर होता है ये बना होता है स्पोरोपोलिनिन का। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सेलुलोज होता है ये अंतः भित्ति का बना होता है, सेलुलोज अंतः भित्ति का होता है। जो बाह्य लेयर होता है स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। ठीक है, ये दोनों गलत हैं, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, परागकण में अवनमन के समय कितनी कोशिकाएं हो सकती हैं। यानी अवनमन मतलब जो परिपक्व होता है, पूर्ण होता है, तो उस दौरान परागकण में कितनी कोशिकाएं होती हैं। तो 1 या 2 या 3 या 4। तो उस दौरान जो कोशिकाएं हो सकती हैं वो 2 या 3 हो सकती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, स्त्री केसर में कितने अंग होते हैं। स्त्री केसर में यानी कि मादा जनन अंग, स्त्री केसर मतलब मादा जनन अंग। तो इसमें 1 तो नहीं होगा, 2 भी नहीं, 4 भी नहीं, 3। यानी स्त्री केसर में 3 जनन अंग होते हैं, वही स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक परिपक्व भ्रूण कोश में कोशिकाओं की संख्या होती है। यानी जो मेच्योर भ्रूण कोश होता है उसमें जो है कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। भ्रूण कोश की बात की जा रही है, सेल की। तो कोशिकाओं की संख्या इनमें 7 होती है। ठीक है, परिपक्व भ्रूण कोश में कोशिकाओं की संख्या 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कि एक परिपक्व भ्रूण कोश में केंद्रिकाओं की संख्या, यानी जो ध्रुवीय केंद्रक होता है उनकी संख्या कितनी होती है परिपक्व भ्रूण कोश में। ठीक है, तो हमने भी पिछले बार देखा था, उसमें कोशिकाएं जो होती हैं 7 होती हैं, लेकिन जो केंद्रक होता है वो 8 होता है। तो इसमें हमारा जो केंद्रक है ये 8 वाला
सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या है? परागकण कारक होते हैं। ठीक है, परागकण जो होता है, परागकण एक इसके जो कारक होते हैं, अजीबीय है कि जीवीय कि दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो जो परागकण के कारक होते हैं दोनों होते हैं, बायोटिक भी होता है, ये बायोटिक भी होता है, यानी जैविक भी होता है और अजैविक भी होता है। ठीक, तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। प्राथमिक भ्रूण कोष, क्वेश्चन नंबर 13, प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक होते हैं। जो प्राथमिक भ्रूण कोष के केंद्रक होते हैं वो क्या होते हैं? अगुणित नहीं होंगे। प्राथमिक भ्रूण कोष की बात की जा रही है तो द्विगुणित भी नहीं होंगे, ये होते हैं त्रिगुणित, यानी 3n। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण के अंदर बीजपत्रों की संख्या कितनी होती है? जो द्विबीजपत्री होते हैं, डाइकाट, ठीक है, तो इनमें जो बीजपत्रों की संख्या होती है ये होता है 2। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है परिपक्व एक बीजपत्री भ्रूण में बीजपत्रों की संख्या, तो इसमें एक ही होगा, सिंगल, बाकी ये दोनों नहीं हो, तीनों नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है निषेचन के पश्चात फल का निर्माण किससे होता है? यानी जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद जो निषेचन के बाद मतलब क्या बनता है, निषेचन के पश्चात जो फल का निर्माण होता है वो किससे बनता है? तो जो फल बनता है वो बनता है अंडाशय से, यानी ओवरी से। बीजांड से तो बीज बन जाता है, ठीक है, तो अंडाशय से क्या बनता है? फल बन जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 है कि द्विव निषेचन की प्रथम खोज सर्वप्रथम किसने की? यानी कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, दोहरा निषेचन की खोज किसने की थी? तो दोहरा निषेचन की खोज ल्यूवेनहॉक नहीं, रॉबर्ट हुक, ये नवास्चिन। दोहरा निषेचन की खोज जो है नवास्चिन ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ये सी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नवास्चिन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? बिना निषेचन के फल उत्पन्न होने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि निषेचन के बिना जो फल बनते हैं उनको क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है अनिषेक फलन। ठीक है, ये सब गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? बहुभ्रूणता की खोज किसने की? यानी पॉलीइम्ब्रियोनी। तो बहुभ्रूणता की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। इन्होंने संतरे में खोजे थे बहुभ्रूणता की खोज। ठीक है, नवास्चिन तो अभी हमने बताया कि इन्होंने दोहरा निषेचन की खोज किए थे। ठीक है, तो याद रखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम क्या होता है? यानी लैंगिक जनन जब होता है तो उसमें जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? फल तो नहीं बनेंगे, भ्रूण भी नहीं बनेंगे, इसमें बीज, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? आवृत बीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीय केंद्रक निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित हो जाता है? यानी कि आवृत बीजी जो पादप होते हैं वो जो द्वितीय केंद्रक होता है वो किस में बदल जाता है? तो बीज चोल में भी नहीं, भ्रूण में नहीं, ये भ्रूण पोष में बदल जाता है। ठीक है, भ्रूण पोष में, यानी कि जो पोषण देने का कार्य करता है भ्रूण को। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। फ्लोरीकल्चर से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? फ्लोरीकल्चर से तात्पर्य है। तो फ्लोरीकल्चर मतलब फूलों से संबंधित होता है, यानी पुष्प की खेती करना ही फ्लोरीकल्चर कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 है सेमल में परागण होता है, यानी कि जो सेमल का पेड़ होता है इसमें पॉलिनेशन किस तरीके से होता है, परागण कैसे होता है, यानी किसके माध्यम से होता है? तो वायु के द्वारा नहीं होता है, जल के द्वारा भी इसमें नहीं होगा, पक्षी के द्वारा भी नहीं होगा,
सेमल में जो परागण की क्रिया होती है चमगादड़ के द्वारा। चमगादड़ जो कि एक स्तनधारी जंतु है, पक्षी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। इसमें क्या है, हरे नारियल का दूधिया जो जल है वो किसका भाग है? तो ये बताना है, तरल बीजांड का है, तरल भ्रूण का, कि तरल भ्रूणपोष। तो ऑप्शन सही हमारा हो जाएगा सी, तरल भ्रूणपोष होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष उपस्थित रहता है उन्हें क्या कहते हैं? जिनमें भ्रूणपोष उपस्थित रहता है उनको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक। उनको बोलते हैं क्या? एंडोस्पर्मिक बोलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। 26 क्या है, प्रकृति में 80% परागण होता है, यानी जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है अधिकतर किसके द्वारा होती है? चिड़िया के द्वारा, कि मधुमक्खी के द्वारा, कि चमगादड़ के द्वारा, कि घोंघा द्वारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मधुमक्खियों के द्वारा, ठीक। मधुमक्खी के द्वारा अधिकतर जो है परागण क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सॉरी 26, 27 देखिए। क्या है, पोरोगैमी में पराग नलिका किससे होकर के भ्रूण कोष तक पहुंचती है? ठीक है, तो ये जो होता है ये होता है माइक्रोपाइल इंड। ये जो माइक्रोपाइल भाग होता है इसी के द्वारा जो है ये एंट्री करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 28 कह रहा है कि 1000 परागकणों के निर्माण हेतु कितने अर्धसूत्रीय विभाजन की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं 1000, 500, 250, 100। तो 1000 परागकण को अगर बनाना होगा तो अर्धसूत्रीय विभाजन आप लोग जानते हैं ना, इसमें 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन में 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। तो 250 को 4 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? आ जाएगा मतलब 250 ही इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। अगर 1000 में 4 से भाग देंगे तो 250 हमारा आएगा। 1000 में 4 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा 250 मतलब आ जाएगा। तो अगर 1000 परागकण को बनाना है तो अर्धसूत्रीय विभाजन जो है 250 बार होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। एनाट्रापस बीजांड का आकार होता है, जो एनाट्रापस बीजांड होता है इसका जो आकार होता है ये होता है उल्टा, ठीक है। ये उल्टा, यानी डी आंसर हो जाएगा। देखो बीजांड जो है अधिकतर इससे होता है, सीधा होता है बीजांड सीधा, लेकिन जो एनाट्रापस बीजांड होता है ये उल्टा बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या है, यदि एक पौधे की लघु बीजांड मात्र कोशिका में 16 गुणसूत्र हैं तो भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होंगे? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया 8, 16, 24, 32। तो अगर मात्र कोशिका में 16 गुणसूत्र हैं तो इसमें जो है हो जाएंगे 24 गुणसूत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 नंबर क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? असंग जनन द्वारा मतलब कि ऑप्शन हमारा दिया गया है एस्ट्रेसिया, योम घास, सरसों, साइट्रस, योमाम, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा एस्ट्रेसिया, योम घास। इनमें जो है इन प्रजातियों में जो बीज का उत्पादन होता है वो असंग जनन द्वारा होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, यानी कि 2n डिप्लॉयड कौन है? ठीक है, तो अंडाणु ये अगुणित होता है, भ्रूणपोष द्विगुणित की बात की जा रही है तो भ्रूणपोष जो है त्रिगुणित होता है, यानी कि इसमें युग्मनज जो होता है ना, यानी कि जाइगोट, ये हमारा जो होगा 2n होता है, ठीक है, द्विगुणित होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। 33 क्या है, पुष्पासन खाया जाता है, यानी जो थैलमस होता है, जो पुष्प होता है, ये जो नीचे पुष्पासन होता है थैलमस, ये खाया जाता है किस में, किस फल में? शरीफा में, सेब में, नारंगी में
इनमें से सभी। तो ये सेब का पुष्पासन खाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, अनुन्मीलिय परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है। यानी कि जो अनुन्मीलिय परागण होता है, इसका मतलब, अनुन्मीलिय का मतलब क्या होता है कि ऐसे पुष्प जो कभी मतलब खिलते नहीं हैं, ऐसे पुष्प जो कभी खिलते नहीं हैं। ठीक है, उसके मतलब उनका जो फूल होता है, फ्लावर होता है, वो बंद ही रहता है, फ्लावरिंग उसमें नहीं होती है। तो इसमें जो है स्वपरागण ही होगा। ठीक है, ऐसे पुष्प जो खिलते नहीं उनमें स्वपरागण, यानी आपका नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 35 क्या है, निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण कोष बनाता है? इनमें से तो निषदकांड होगा, एंटीपोडल्स होगा, सहायक कोशिका होंगी और द्वितीयक केंद्रक होगा। तो जो भ्रूण कोष बनाता है वो बनाएगा हमारा द्वितीयक केंद्रक बनाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, एंटिमोफिलस पुष्पों में परागण का माध्यम होता है। या जो एंटिमोफिलस पुष्प होते हैं उनमें जो परागण का माध्यम होता है वो क्या होता है? तो इसमें होते हैं कीट, यानी इंसेक्ट जो होते हैं ना, कीड़े मकोड़े। आपका नंबर भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। 37 क्या है, इसमें है युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी जो जाइगोट बनता है, सॉरी गैमीट बनता है, इसके बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो बोलते हैं युग्मक जनन, यानी कि गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। 38 क्या है, पानी द्वारा पर परागण को कहते हैं। तो अगर पानी के द्वारा पर परागण हो रहा है तो उसको बोल देंगे जल परागण। ठीक है, ये तो आसान बहुत था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, टेपेटम का कार्य है। यानी जो टेपेटम होता है लघु बीजाणुधानी में, उसका मेन कार्य क्या होता है? तो टेपेटम का जो मेन कार्य होता है ना, न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण देना। ठीक है, पोषण देना कार्य। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? यानी कि कौन से फ्रूट होते हैं, फल होते हैं जिनका बीज चोल खाया जाता है? तो जायफल ये भी खाया जाता है, लीची का भी बीज चोल खाते हैं, शरीफा का भी बीज चोल खाया जाता है। यानी कि इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 250 क्वेश्चन करने हैं हमको आज। तो क्वेश्चन नंबर जो 41 है, ये क्या है, त्रिसंचयन क्या होता है? त्रिसंचयन क्या है मतलब? तो त्रिसंचयन एक प्रक्रिया होता है। ये क्या होता है, एक नर युग्मक का 2 ध्रुव केंद्र के साथ एम्ब्रियो सैक में संचयन ही त्रिसंचयन कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है? यानी कि जो लघु बीजाणुधानी होता है ये वाला, इसका जो आंतरिक लेयर होता है, सब में 4 परत होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आंतरिक लेयर होता है वो होता है क्या, टेपिटम का। आंतरिक लेयर जो होता है टेपिटम का होता है। ठीक, और यही पोषण देने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। 43 क्या है, बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि निषेचन हो भी ना और बीज बन जाए तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? तो इस क्रिया को बोलते हैं असंग जनन। ठीक है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? असंग जनन बोलते हैं। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, भ्रूण पोष की उत्पत्ति किससे होती है? यानी कि जो भ्रूण पोष होता है वो किससे बनता है? तो परागनलिका से नहीं बनता है, लघु बीजाणु से भी नहीं बनता है, लघु बीजाणुधानी से भी नहीं बनेगा। भ्रूण पोष जो बनता है वो बनता है गुरु बीजाणु से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? तो चमगादड़ के द्वारा, एक बार हम बता चुके हैं, इसको रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 देखिए, 46 क्या है? एनिमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है? जो एनिमोफिली होता है इसमें जो परागण होता है ये होता है किसके द्वारा? वायु के द्वारा होता है, ठीक है, हवा के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, 47 क्या है? स्वपरागण के लिए एक पुष्प को होना चाहिए। जो स्वपरागण होता अगर करना है तो पुष्प कैसा होना चाहिए? अलैंगिक की एक लिंगी की एक लिंगी की द्विलिंगी। तो स्वपरागण करना है तो पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए, क्योंकि द्विलिंगी पुष्प रहेगा तभी तो उसके नर वाला भाग मादा वाला भाग पे आएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये इसका आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 48 क्या है? पर परागण स्वपरागण से अच्छा होता है, क्यों? मतलब इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो पर परागण होता है वो स्वपरागण से अच्छा क्यों होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 4, तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि बेहतर नवीन बेष्टियां उत्पन्न होती हैं, बेहतर नवीन बेष्टियां इसमें उत्पन्न होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? अंडाशय के अंदर का ऊतक भाग जो ओव्यूल के साथ जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है? तो जो अंडाशय के अंदर जो भाग होता है जो ऊतक से जुड़ा होता है, ओव्यूल के साथ जुड़ा होता है, वो कहलाता है फ्यूनिकल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हमारा जो है अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 50 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। जो वायु परागित पुष्प होते हैं इसके जो खास बात होती है वो क्या होती है? तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। वायु परागित पुष्प का आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आकर्षक, छोटे, रंगीन, मतलब रंगहीन, एवं बी एवं सी दोनों। ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसमें से 50वें वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। ओके, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।